डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है? सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। इसका क्या मीनिंग है? हमें यहाँ ये प्रूफ करना है कि जो फर्स्ट लॉ पढ़ा है और आपने थर्ड लॉ पढ़ा है उसकी एक्सप्लेनेशन हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ के द्वारा दे सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि सेकंड लॉ क्या है? रियल लॉ ऑफ मोशन है। इसका मीनिंग क्या है? इस सेकंड लॉ के हेल्प से ही हम फर्स्ट लॉ भी ड्राइव कर सकते हैं और थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी ड्राइव कर सकते हैं। तो देखिए पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा है F इक्वल टू क्या होता है? ma। अब आपको पता है कि हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि जब तक हम किसी पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं ना तो कोई बॉडी चल सकती है, ना रुक सकती है, ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। क्लियर? तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखिए, इफ़ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी जीरो, F क्या हो गया? जीरो। ma इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर? और ma इक्वल टू जीरो, आपको पता है मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, कोई ना कोई एक चीज़ तो जीरो होगी। m इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन a इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको पता है v माइनस यू बाई टी होता है इक्वल टू जीरो। v माइनस यू इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू जीरो, v इक्वल टू यू। अब आप देखिए, जब इस आर्टिकल के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर ये जो आर्टिकल चल रहा है कि v इक्वल टू क्या आ गया? u, यानी फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी। तो फर्स्ट लॉ भी क्या कहता था? जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, ना ही वो इंक्रीज होगी ना ही वो डिक्रीज होगी। तो दस देयर विल बी नो एक्सेलरेशन इन द बॉडी इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। दिस means that a body at rest will remain at rest, or a body in uniform motion will continue moving uniformly along the same straight line in the absence of an external force। और यही बात कौन कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो दिस इज व्हाट इज स्टेटेड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हैंस फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। किसमें कंटेंट है? सेकंड लॉ में, यानी फर्स्ट लॉ भी सेकंड लॉ के अंदर ही है। अब देखिए, हम इसके बाद जो डिस्कस करेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको और ध्यान से सुनिएगा कि थर्ड लॉ भी किसके अंदर होता है? सेकंड लॉ। यानी सेकंड लॉ की हेल्प से हम थर्ड लॉ भी प्रूव कर सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट। तो आप देखिए कैसे। तो देखो, कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। मैंने पहले भी बताया कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जिस पर बाहर से कोई भी फोर्स ना लगे, वो बॉडी अपने आप एक दूसरे पे लगाएं फोर्स, बाहर से कोई भी फोर्स ना लगे। तो बेटा देखो, लेट दे कोलाइड ड्यूरिंग कोलिजन। F1 क्या है? एक्शन। यानी F1 को क्या मान लिया? A पर लगा B, A ने लगाया B पर। F2 को क्या मान लिया? रिएक्शन। आपकी मर्जी है, किसी को भी ये मान लो कि A पर लगाया B ने, या A पर ने लगाया B पर, या A पर लगाया B ने। तो हमने यहाँ पर F1 को क्या मान लिया? एक्शन। फोर्स एक्सर्टेड बाय A ने किस पर लगाया? B ने पर। F2 क्या है? रिएक्शन। फोर्स इज एक्सर्टेड बाय B, अब B ने किस पर लगाया? A पर। और हमने ये मान लिया कि ये कितने टाइम के लिए कोलिजन हुआ? थोड़े से टाइम के लिए हुआ। वो टाइम क्या मान लिया? डेल्टा T। अब आप देखिए, आपको मैंने पहले बताया था कि इम्पल्स क्या होता था? फोर्स इनटू टाइम, और वो इट इज इक्वल टू क्या होता था? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो हमने यहाँ पर इम्पल्स वाला फॉर्मूला यूज करना है जो पहले वाले वीडियोज में बताया हुआ है कि इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू में फोर्स इनटू टाइम। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम B का किसकी वजह से चेंज हुआ? A की वजह से। और A ने B पर कितना फोर्स लगाया था? F1। और कितने टाइम के लिए लगाया था? डेल्टा T। तो मोमेंटम B का चेंज हुआ A की वजह से, और A का चेंज हुआ B की वजह से। तो B का जो चेंज हुआ A की वजह से, तो वो फोर्स क्या था? एक्शन। उसको हमने क्या बोला था? F1। और टाइम कितना था? डेल्टा T। तो हमने फोर्स इंटू टाइम की जगह क्या रख दिया? F1 डेल्टा T। A के लिए क्या है? रिएक्शन। F2 इंटू में क्या हो गया? डेल्टा T। तो अब हमने क्या करना है? टोटल निकाल लीजिए। टोटल चेंज क्या हुआ सिस्टम पे? सिस्टम दो पार्टिकल से मिलकर बनता है। यहाँ पर कितने पार्टिकल्स हैं? A और B। तो आप क्या कहेंगे? टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ A एंड B इज इक्वल टू में क्या हो गया? F1 डेल्टा T प्लस F2 डेल्टा T। अब आपको पता है कि यदि हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो
तो क्या होगा, मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम में जब चेंज होगा जब हम बाहर से कोई फोर्स लगाएंगे। तो आप यहाँ क्या कहेंगे, एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, हमने बाहर से कोई फोर्स लगाया ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, जीरो। मतलब जब बाहर से कोई फोर्स ही लगा तो मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो आप क्या कहेंगे, F1 डेल्टा टी प्लस F2 डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो के हो गया। और आप यहाँ से देखिए F1 डेल्टा टी F2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आपके पास क्या आ गया, F1 इक्वल टू माइनस F2, तो प्रूफ हो गया। एक्शन इज इक्वल टू में क्या हो गया, रिएक्शन, और क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन। तो आप क्या कहोगे, एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इट मीन्स एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन, दिस इज व्हाट इज स्टेटेड बाय द थर्ड लॉ। तो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, सो सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि इसी के द्वारा हम फर्स्ट लॉ भी प्रूव कर सकते हैं और थर्ड लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। अब ये न्यूमेरिकल देखिए आप, नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कहता है कि ए मैन स्टैंडिंग इन ए लिफ्ट, लिफ्ट में खड़ा। अब इसमें लिफ्ट वाले केस करेंगे, आपने लिफ्ट वाले केस में करा था, यदि लिफ्ट रुकी रहती है तो आपका क्या होता है, आर इक्वल टू एम जी, लिफ्ट ऊपर जाती है तो आर इक्वल टू क्या होता है, एम जी माइनस ए, और जब नीचे आती है तो क्या होता है, जी प्लस ए। तो अब यहाँ देखिए आप, होल्ड से स्प्रिंग बैलेंस विद ए लोड ऑफ 5 kg, कितना है लिफ्ट के अंदर, कितना एक आदमी ने कितना लोड पकड़ा हुआ है, 5 kg। वट वुड बी द suspended from it, what would be the reading of the balance when the lift is descending, जब ascending होता है ऊपर, ऊपर जाएगी तो सॉरी R इक्वल टू क्या होता है, एम जी प्लस ए, जब भी लिफ्ट ऊपर जाती है तो वेट बढ़ जाता है, जब नीचे आते हैं तो हल्का हो जाता है। तो अब ये कह रहा है कि क्या होगा रीडिंग बैलेंस, मतलब अपेरेंट वेट क्या होगा जब लिफ्ट नीचे आएगी, कितने एक्सेलरेशन से, 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो आपने लिफ्ट वाले केस को ध्यान में लाना है, जब नीचे लाते हैं तो वेट पूछा है इसने, रीडिंग ऑफ द बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है, वेट, वेट किसके इक्वल होगी, रिएक्शन। तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ, जब लिफ्ट नीचे आती है तो आर इक्वल टू क्या होता है, एम जी माइनस ए, ऊपर जाती तो यहाँ जी प्लस ए हो जाता। तो अब कुछ भी नहीं करना, मास के प्लेस पर 5, जी क्या होता है 9.8, ए कितना दिया हुआ है 3.8, आप सोल्व कर लीजिए तो कितना वेट आ गया, 3.06 किलो वेट। वैसे उसका वेट कितना था, 5 किलोग्राम वेट आना था, अब उसका कितना हो गया 3, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो वेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब आप ये देखिए, ये जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, विद व्हाट एक्सेलरेशन ए, वो एक्सेलरेशन बताना है, शुड ए बॉक्स डिसेंड, डिसेंड मतलब नीचे आना, सो डैट ए ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड इन इट एक्सर्ट ए फोर्स mg/4। ये कह रहा है कितने एक्सेलरेशन से एक बॉक्स नीचे आएगा, विद व्हाट एक्सेलरेशन, कितने एक्सेलरेशन से एक बॉक्स नीचे आएगा, सो डैट ए ब्लॉक ऑफ मास m, जो इस पर रखा हुआ है, कितना फोर्स लगाए, mg/4 ऑन द फ्लोर ऑफ द बॉक्स, कितना फोर्स लगाए, mg/4 किस पर, फ्लोर, फर्श पर बॉक्स के। तो आपको ए निकालना है, आर दिया हुआ है। अब बेटा देखो, आपको ए एक्सेलरेशन निकालना है और ये डिसेंड हो रहा है, नीचे आ रहा है, अभी मैं करा के हटा हूँ, जब भी नीचे डिसेंडिंग की बात होगी तो आर इक्वल टू क्या होगा, एम जी माइनस ए। आर यहाँ रिएक्शन है, रिएक्शन यानी वेट, वेट यानी फोर्स, याद रखना, रिएक्शन अपने आप में क्या होती है, फोर्स ही होती है, वेट होता है। तो आपको वो कितना दिया हुआ है, mg/4, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, mg माइनस ए, एम में mg, आपने m में नेगेटिव वाले को लेफ्ट साइड ले गए, mg/4 को कहाँ ले गए, राइट साइड ले गए। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/4 ग्राम आ जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरह न्यूमेरिकल्स को देखना, जब भी डिसेंडिंग होगा तो r इक्वल टू क्या होगा, mg माइनस ए, असेंडिंग होगा तो r होगा mg प्लस ए, लिफ्ट वाला केस याद रखना। अब देखिए, ये हैमर वाला दिया हुआ है, ए हैमर जिसका वेट कितना देर का है, 1 kg, मास दे दिया 1 kg, न्यूमेरिकल में लिखते जाइए, पढ़ते जाइए और लिखते जाइए, विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो उसको कितनी स्पीड से, इनिशियल स्पीड से दिया 20 मीटर पर सेकेंड से। स्ट्राइक्स द हेड ऑफ ए नेल, किसी कील पर मारता है, उसके सिर पे चोट मारता है। कील ड्राइव अंदर चली जाती है ब्लॉक के अंदर, लकड़ी के टुकड़े के अंदर या दीवार के अंदर, कितना 10 सेंटीमीटर। तो एस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर इंटू ए वॉल।
दीवार के अंदर घुस जाती है 10 सेंटीमीटर। अब ये सब एसआई सिस्टम है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 0.1 मीटर। अब जब हथौड़ा ऊपर से आएगा तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी 20, तो अब एकदम रुकेगी कील से टकरा के, तो फाइनल स्पीड क्या मान के चलेंगे 0। तो मेरी बात समझ गए, एक हथौड़ा है जिसका मास 1 kg है, मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स द हेड ऑफ ए नेल, ड्राइविंग इट 10 सेंटीमीटर। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। क्या क्या निकालना है, एसेलरेशन। एसेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से आप a फाइंड आउट कर लीजिए। फिर इन्होंने क्या कहा है, सेकंड द टाइम पूछा हुआ है, टाइम निकालने के लिए आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज कीजिए, निकल जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट क्या कहता है, क्या निकालिए, इम्पल्स। इम्पल्स आपको पता है फोर्स इनटू क्या होता है टाइम, और इजिकल टू में क्या होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी एम वी माइनस एम यू। एम भी दिया हुआ है, वी भी दिया हुआ है, यू भी, तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ इम्पल्स नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर स्पीड डिक्रीज हुई है, पहले ज़्यादा थी, टकराने के बाद स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। ये लास्ट आर्टिकल इस चैप्टर का पेज नंबर 31। इस पेज से पहले वाले जो पेजेस थे उन पर न्यूमेरिकल्स थे, तो आपको उन न्यूमेरिकल्स को ट्राई करके देखना, कुछ मैंने आपको समझाए भी हैं, और जो ना निकले वो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हम ये डिस्कस करेंगे हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, यानी हॉर्स कार्ट यानी छकड़ा जिसे बैलगाड़ी बोलते हैं, उसको कैसे खींचता है। तो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये पीछे एक कार्ट दिया हुआ है, ये एक स्ट्रिंग से रोप से घोड़ा बंधा हुआ है, और ये आपने क्या सपोज कर लिया, H फॉर हॉर्स, ठीक है। अब आप देखिए, जब ये रुका हुआ है, इसमें जो सारी थ्योरी है वो आपने खुद पढ़नी है, मैं आपके को इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, जब कार्ट रुका हुआ है, कार्ट का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तो रिएक्शन क्या होगी, अपवर्ड। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एक्शन और रिएक्शन क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट, ये चलने से रोकेगा। ओके, हॉर्स यदि जो रोप होती है उस पर जो रिएक्शन होती है बेटा, उसको टेंशन से शो करते हैं, उसको टी से दिखाते हैं। अब हॉर्स कार्ट को खींचेगा तो कार्ट भी हॉर्स को अपनी तरफ खींचेगा, किस, उतनी ही रिएक्शन से, यानी हॉर्स यदि टी टेंशन से खींचता है तो कार्ट भी हॉर्स को कितनी टेंशन से करेगा, टी से। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ये भी दोनों क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट। अब ये हॉर्स का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है तो रिएक्शन क्या हो गई, वर्टिकली अपवर्ड, ये दोनों भी क्या होंगी, इक्वल एंड अपोजिट। ये सब एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, R1 W1, R2 W2, और ये T और T। अब आखिरी पॉइंट पर आइए, जब आप इस पूरे आर्टिकल को नोट्स में से पढ़ेंगे, जब भी घोड़ा चलता है तो घोड़ा अपने पैरों से अर्थ को, ग्राउंड को पुश करता है बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आप देखिए, यहाँ पर हॉर्स ने ग्राउंड को पुश किया अपने पैरों से चलते वक्त, ऐसे जब वो चलता है तो F फोर्स है। तो अब अर्थ पे उसने फोर्स लगाया बैकवर्ड डायरेक्शन, तो अर्थ कहाँ लगाएगी फोर्स, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अर्थ ने भी वही वाली बात है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एक्शन और रिएक्शन देगी, तो F के अपोजिट क्या हो गया, रिएक्शन हो गई। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल। और आपको पता है पैरेलल लाइंस को जो लाइन क्रॉस करती है, इंटरसेक्ट करती है, उन पर एंगल्स क्या रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं। अब देखिए, अर्थ को उसने F फोर्स से हॉर्स ने पीछे धकेला, तो अर्थ ने भी उसको क्या करा, उतनी ही रिएक्शन से, उतनी ही फोर्स से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया। अब देखिए, आपको मैंने ये रिजॉल्विंग ऑफ ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट समझाया था, ये R एक क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स है, फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इसको रिजॉल्व कर दिया R कोस थीटा और R साइन थीटा से। अब बेटा आपको पता है हॉर्स कैसे जाता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल तो ऊपर तो नहीं जाता, तो हम वर्टिकल कंपोनेंट जो R साइन थीटा है उसको तो इग्नोर कर देंगे, किसको लेके चलेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट R कोस थीटा को, क्योंकि हॉर्स कहाँ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब हॉर्स कितने फोर्स से चलेगा, कार्ट को खींचेगा R कोस थीटा से, लेकिन आपको पता है हर चीज़ का हमेशा कोई ना कोई चीज़ अपोज करती है, तो यहाँ पर उसके चलने का अपोज कौन करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स F। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स F इस R कोस थीटा का अपोज करेगा। यदि R कोस थीटा यानी घोड़े के द्वारा लगाया गया फोर्स F से कम होगा तो घोड़ा चला नहीं पाएगा कार्ट को, यदि R कोस थीटा ग्रेटर देन है तो ये चला पाएगा, यानी आगे लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा जब ये घोड़ा चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, द कार्ट कैन ओनली मूव व्हेन फॉरवर्डिंग फोर्स R कोस थीटा ग्रेटर देन किससे हो, फ्रिक्शनल फोर्स से। तो आपको जब ये कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे इस आर्टिकल की, तो इसमें सब यही बातें हैं कि हॉर्स कितने फोर्स से मूव कराता है, R कोस थीटा से। यदि R कोस थीटा ज़्यादा है तो ही कार्ट खींचेगा घोड़े के द्वारा, हॉर्स के द्वारा। यदि फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है तो हॉर्स
कार्ट को खींच नहीं पाएगा। ये लास्ट में कंक्लूजन लिखा हुआ है, द कार्ट कैन ओनली मूव व्हेन आर कोस्टा ग्रेटर देन एफ। इस आर्टिकल को प्रदीप वाली बुक में से भी पढ़ के देखना और इन नोट्स में से भी देख के पढ़ना। आपको कोई दिक्कत हो तो पूछना, कोई भी न्यूमेरिकल हो। यहाँ पर ही आपका चैप्टर विद ऑल आर्टिकल्स न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन वाला चैप्टर, इसका लास्ट पार्ट है 3rd यूनिट का बी पार्ट। उसके मैंने आपको नोट्स कल सेंड किए थे। ओके।